हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि कुमार और आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए वन शॉट वीडियो देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो आपको मेन टॉपिक्स है वो सारा आपको इस चैप्टर में, इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे और जो आपको 4 से 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं वीडियो में क्या क्या और किस टॉपिक में कौन कौन सा टॉपिक और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग जो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, तो जो सबसे पहला चैप्टर हमारे साइंस का जो सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में पढ़ना है, साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा पार्ट आता है केमिस्ट्री, जिसमें टोटल 4 सब्जेक्ट हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा कौन सा चैप्टर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए 4 से 5 नंबर कवर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है और उसके बाद वन बाय वन करके डिस्कशन कर दिया जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन चैप्टर में सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन में किस किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होकर कोई कंपाउंड बनता है या कोई प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शंस करने के बाद 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट, तो जो बनेगा उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। तो हम लोग चेंजेस देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो आपको इस चैप्टर के अंदर में कवर करना है, उस टॉपिक का नाम है हमारा बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंसिंग द इक्वेशन। तीसरा जो हम लोग टॉपिक इसमें देखने वाले हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसके बाद चौथा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्रोजन। इसके बाद क्रोजन के साथ साथ हम लोग 5 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेंसिडिटी। ये टोटल 5 टॉपिक अगर हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 4 या 5 नंबर का जो क्वेश्चंस आएगा 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में, वो आपका एक भी मिस नहीं होगा। ठीक है, तो वन बाय वन टॉपिक, जितने भी 5 टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो पांचों का 5 टॉपिक पूरा डिटेल में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका पूरा का पूरा जो है वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है? तो सबसे पहले इसके साथ में आप देख लीजिए कि हमारा जब भी केमिकल रिएक्शन का बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन का हम लोग बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है? तो हम सब लोग ने पढ़ा है कि एलिमेंट्स जब एलिमेंट के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स react each other to form a single compound, या कोई ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो दोनों 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना हो। ठीक है, और उससे जो कंपाउंड बनेगा वही हमारा कहलाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, क्या लिख लिया? देखो, तो 4 डिफिनेशन तुम लोग को लिखवाए। ठीक है, 4 तो डिफिनेशन लिखा, जो तुमको अच्छा लगे याद कर लो। अभी तो तू कुछ लिखवे नहीं किया, स्टार्टिंग किया। देखो फिर से बता रहे हैं, दिमाग में कम से कम एक जो डिफिनेशन है उसको दिमाग में रखो। लिख लिया जी? सबका हो गया? तुम्हारा हो गया आयुष? अनिकेत हो गया? पानी बना दो। चलो देखो, फिर से देखो, चलो हम बता रहे हैं। देखो बच्चा कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन,
तो इसमें हमने पहले डिफिनेशन बताया कि टू और मोर एलिमेंट मिक्स टुगेदर और कंबाइन टुगेदर अ फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसी तरीके से ये दूसरा आप डिफिनेशन याद कर सकते हो। ये डिफिनेशन हमने लिखा है अ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन लिंक टुगेदर द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट करने वाला को हम रिएक्टेंट भी कहते हैं एंड विच न्यू सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म, और जो उस रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उस पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक इक्वेशन में लिखा जाता है उसी को ना बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर हो गया? तो देखिए आपकी इच्छा हो आप डिफिनेशन जो भी याद कर लो, बट आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में जो जानना है वो आपको इस डिफिनेशन से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं रहा है? चलिए देखिए अब हम लोग जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बच्चा रिटर्न करते हैं, ध्यान से सुनना। केमिकल रिएक्शन एंड जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो हम लिखते हैं दो वे से, यानी कि दो तरीका इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले यूज जो वो हम लोग तरीका करते हैं जिसका नाम है वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द, जिसको हम किसी केमिकल रिएक्शन से लिखते हैं। और दूसरा जो होता है हम सैंपल से पहचान करके लिखते हैं। अब जैसे देखिए दोनों का एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिखा वर्ड्स के हिसाब से, जैसे लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा यहां पर? यहां पे क्या बनेगा? वाटर बनेगा ना। हम जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है कि नहीं है? वाटर और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो गया? रिएक्टेंट पार्ट, और वाटर क्या हो गया? प्रोडक्ट पार्ट। तो ये जो हमने लिखा ये वर्ड में लिखा है सभी का नाम लिखकर, बट जब सैंपल से लिखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन के लिए इसका सैंपल लिख लेंगे फार्मूला, ऑक्सीजन का भी हम लोग लिखेंगे फार्मूला, ये सैंपल है उसका। हाइड्रोजन का सैंपल क्या होता है? H, ऑक्सीजन का सैंपल होता है O, और हम लोग इसका जब कंपाउंड बना के तैयार करेंगे तो भी सैंपल में लिखेंगे। क्लियर? तो हम लोग केमिकल और इक्वेशन और रिएक्शन जो लिखते हैं ना वो वर्ड से लिखते हैं और साथ ही साथ सैंपल से भी लिखते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया अच्छे से? अब आ जाइए, हम लोग जो रिएक्शंस जब होता है किसी भी एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में, ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होता है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जब भी कोई भी कंपाउंड बनने के लिए केमिकल रिएक्शन होता है और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के बीचों में कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है, हीट से, इलेक्ट्रोलाइसिस से, है ना, या फोटोसिंथेसिस जैसे प्लांट करता है, तो जब रिएक्शंस होता है तब उसमें बहुत सारे चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है? इन द केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन फोर और मोर देन फोर चेंजेस अकर इन द केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी हम आपको बताते हैं तो केमिकल रिएक्शन में चेंजेस नंबर 1, जो चेंजेस आपको केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेंगे, चेंजेस इन केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहला चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं बच्चे? चेंज इन स्टेट। ठीक है? चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का अपना एक स्टेट है। स्टेट मतलब अवस्था होता है ना? सॉलिड होगा, चाहे लिक्विड होगा या गैस होगा। आप सभी को पता है कि अर्थ पे जो भी मैटर है, जो भी सब्सटेंसेस है, वो 3 कैटेगरी में उनको बांटा गया और 3 तरीके से हम लोग को उस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में, है कि नहीं? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है? एक हल अलग अलग एलिमेंट्स का या किसी सब्सटेंस का अपना एक रूप है ना? जब वो अपने स्टेट को चेंज कर देंगे, यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या सॉलिड जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो वैसे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? चेंज इन स्टेट। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप इसका, अगर बात करते हैं एग्जांपल का,
तो आप लोग सभी को पता है शुगर अगर देखते हैं यानी कि चीनी, अगर इसको हम पानी में मूव करेंगे, पानी में घोल देंगे, डिसॉल्व करा देंगे, तो शुगर अपना पार्ट को डिसोसिएट कर देता है। चीनी जो है ना पानी में अपने जो सॉलिड पार्ट है चीनी का, वो पानी में जाकर डिसॉल्व होने के बाद वो अपने पार्ट को डिसोसिएट करता है, तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद ये जो सॉलिड स्टेट में शुगर है वो पानी के साथ लिक्विड में हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से दूसरा अगर एग्जांपल है कैम्फर का, कैम्फर मीन्स कपूर, तो कपूर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। हमारे अर्थ के ऊपर में नेचुरल इन्वायरमेंट पे केमिकल रिएक्शन होता है, इक्वेशन होता है। हाँ, सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट अगर कोई गैस बन जा रहा है बिना लिक्विड का, लिक्विड फॉर्म नहीं बनेगा, डायरेक्ट गैस, तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। और अगर किसी भी लिक्विड चीज से गैस में कन्वर्ट होगा तो एवोपरेशन प्रोसेस, एवोपरेट होता है। और अगर लिक्विड से गैस में बदलेगा, लिक्विड से गैस नहीं होता, रेन वाटर होता है ना, जैसे यहाँ पर से पानी वेपराइज हुआ, वेपराइज होकर क्या हो गया? बादल बन गया, फिर वो बादल बारिश होगा, तो चेंजेस हो रहा है कि नहीं? पहले लिक्विड फॉर्म में वाटर था, गैसियस फॉर्म में बना, गैसियस फॉर्म से फिर लिक्विड फॉर्म में आ गया, आया कि नहीं? उसी पानी को लेके अगर हम फ्रिज में 0 डिग्री पे रख देंगे तो लिक्विड फॉर्म किस में होगा? सॉलिड में हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहा। ये सब 9th क्लास में ही हम लोग को पढ़ना था। सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, ये सारा प्रोसेस होता है, इसमें नहीं पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा के लिए हम बता देते हैं, ठीक है? जैसे देखो, जब कैसे गैस से चेंज हुआ, सॉलिड से चेंज हुआ गैस में, तो इसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। उसी तरीके से जब वेपराइजेशन होकर बादल बनता है और बारिश होता है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर जब वही लिक्विड फॉर्म को जब जमा देते हैं यानी कि सॉलिड बना देते हैं तो फ्रीजिंग हो जाता है। यही 3 प्रोसेस चलता रहता है। रिसाइकल ऑफ वाटर, रिसाइकल जो होता है ना, अर्थ के ऊपर में बहुत सारे चक्र चल रहे, साइकिल, वाटर साइकिल आप सुने होंगे, पढ़े होंगे 7-8 क्लास में, है ना? एयर साइकिल भी होता है, इसी तरीके से लाइफ साइकिल होता है। तो सब अपने हिसाब से प्रोसेस करके वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बना के फुलफिल कर रहे हैं। समझ में आ गया? चलो अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक पे। इसमें तो पहला आप लोगों को क्लियर हो गया, चेंज इन स्टेट। चलिए सेकंड आइए, चेंज इन कलर। जब भी केमिकल इक्वेशन होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी कंपाउंड के ऊपर, तो उसमें कलर उसका चेंज होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, अगर आयरन है, आयरन को मॉइस्चर मिला, वाटर मिला और साथ में ऑक्सीजन मिला, तो आयरन के ऊपर में रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। रस्ट लगता है कि नहीं लगता है? आयरन का कलर होता है ग्रे। आयरन का कलर कैसा होता है बच्चा? ग्रे। और जब इसके ऊपर में आयरन पे जंग लग जाता है, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, उस पर जंग लग के जम गया, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का। तो कलर चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? तो आयरन का पहले कलर ग्रे था, जो प्योरली बढ़िया था, साफ था, कोई दिक्कत नहीं था उसमें, बट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही आयरन ऑक्साइड उस पर जमने लगा और आयरन जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगा। हाँ, ये 2-3 कैसे आया, ये भी 9th क्लास का टॉपिक था, जिसमें हम लोग एटम और मॉलिक्यूल चैप्टर जो पढ़े, उसके अंदर में किस तरीके से जब केमिकल रिएक्शन एक एलिमेंट दूसरे के साथ करता है तो अपना वैलेंसी चेंज करता है, वही वैलेंसी चेंज हुआ है। समझ में आ गया? 9वां में तो तुम लोग को ध्यान होता था नहीं, 10th में पढ़ाए थे बेसिक क्लास में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास पहले याद कर लो। हम कुछ नहीं छोड़े हैं, तुम लोग को याद नहीं है, सबसे बड़ा ये गलती है। वीडियो डाला हुआ है ना बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आप उसमें जाके देखो, नहीं बताएंगे तब ना कहोगे, तुम्हारा याद ही नहीं है, अब तो कहोगे नहीं ना कि सर आप नहीं पढ़ाए हैं। वीडियो है मेरे पास, प्रूफ है, हम यूट्यूब पे डाले हैं तो भाई प्रूफ है, याद है तो देखो वही है। अब आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और वैलेंसी याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा?
अच्छा ठीक है, अभी खत्म हो जाएगा क्लास, बता देंगे एक बार फिर, उसको भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, बट आपको केमिस्ट्री के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स पढ़ने हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एलिमेंट का क्या बोलते हैं उसको, वैलेंसी याद रहेगा तब ना चेंज करोगे। 2 कहाँ आएगा, 3 कहाँ आएगा, 4 कहाँ आएगा, 1 कहाँ आएगा, आपको वैलेंसी पता रहेगा था ना। क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, सोडियम का वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, ऑक्सीजन का 2, तो याद रहेगा तब ना आप चेंज करोगे कंपाउंड लिखते समय। अब याद है नहीं कि ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, खाली ऑक्सीजन लेके जिंदा रह रहे हैं, ऑक्सीजन का वैलेंसी याद नहीं है। समझ में आ गया? हम समझा रहे हैं आपको कि 2 होता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन याद नहीं रहेगा और एलिमेंट का तो कैसे होगा। अब अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, अब याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाओगे। मैग्नीशियम का भी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आउटर मोस्ट सेल के लास्ट में हम लोग जो आउटर मोस्ट उसमें से पकड़ते हैं। समझ में आ गया? चलो देखो तीसरा टॉपिक देखते हैं। तो पहला चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, सेकंड हम लोग ने देखा चेंज इन कलर, और थर्ड वन हम लोग देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जब भी बच्चा कोई भी चीज रिएक्ट करेगा तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आ जाइए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट आप सबने देखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं चूना, चूना होता है ना। तो चूना को जब क्या कीजिएगा, सूखा चूना बाजार से लाके उसमें पानी मिला दीजिएगा, थोड़ा गर्म पानी, सुसुम पानी करके उसमें मिला दिए, तो चूना क्या होगा, सूखा सॉलिड है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो फूलेगा, फूलने का मतलब वो भीगेगा, अब भीगने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे पानी के साथ मिलके वो अपना एक कीचड़ की तरह ना मतलब पिघल जाएगा। तो अब क्या करेगा, ये बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में बना देगा CO2। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाया पानी के कांटेक्ट में, आप सभी को पता है कि जब कोई भी गर्म चीज हो उस पर पानी डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज होता है ना। घर में ऐसा बहुत सारा आप देखे होंगे, घर में बहुत सारा, जैसे घर में माँ मम्मी रोटी बनाई और तावा जो होता है उस पर पानी ना डाल के देखिएगा, रोटी बना के तुरंत हटी, बंद करके गैस, अब तावा तो गर्म रहेगा, उस पर आप पानी डाल दीजिएगा 1 गिलास, देखिएगा उसमें तुरंत वेपराइज होगा, और तावा का टेम्परेचर जब वेपराइज होकर पानी उड़ा ना तो तावा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन कैल्शियम उसी तरीके से हीट भी होता है कहीं, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, उबलना चालू कर देता है, बॉइलिंग करना चालू। तो बॉइलिंग कैसे होगा, जब हीट ज्यादा होगा तब ना। समझ में आ गया? तो क्या होगा, जब भी हम रिएक्शन होगा केमिकल इक्वेशन, तो उसमें टेम्परेचर भी सभी का एक दूसरे से चेंज होगा, कोई ठंडा होगा, कोई ज्यादा हीट हो जाएगा, कोई नॉर्मल रहेगा। समझ में आ गया? क्लियर? चौथा पॉइंट क्या बच्चा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है कि जब भी कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट कराएंगे, जब भी कोई एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, उसमें गैस का फॉर्मेशन होगा। अगर आप 1 लीटर पानी लेकर चूल्हा पर चढ़ा के अगर बॉईल कीजिएगा और कुछ देर के बाद देखिएगा तो पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, होगा ना। तो पानी कम होकर कहाँ गया, वो गैसियस फॉर्म में होकर उड़ गया, गैस बन के क्या हो गया, वो उड़ गया। समझ में आ गया? बता, ये क्लियर हो गया। थर्ड नंबर बच्चा हम ये बताए थे कि जब कोई भी रिएक्शन एक एलिमेंट दूसरे के साथ करता है तो सभी का टेम्परेचर अपना अलग अलग होता है और चेंजेस करता है। अब जैसे देखो, अगर आप घर में दूध चीनी चपत्ती मिलाकर अगर चाय ही बना रहे हो, कॉमन सेंस है जो आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो दूध पहले, चीनी और पानी सब नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा है, तो चाय बन जाएगा क्या, 50 डिग्री पे बन जाएगा, 10 डिग्री पे बनेगा, नहीं। चाय बनाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि दूध चीनी चपत्ती मिला के जब 100 डिग्री दी है तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ तब ना वो खोलना चालू हुआ। और टेम्परेचर 5 डिग्री दीजिएगा तो खोलेगा, नहीं खोलेगा। तो हर एक रिएक्शन का, केमिकल का रिएक्शन जब होता है उसमें टेम्परेचर वेरीज करता है, कोई 100 डिग्री पे, कोई 500 डिग्री पे बॉयल होगा, कोई मेल्टिंग पॉइंट इसका 500 डिग्री होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट 500 डिग्री होगा। तो हर एक रिएक्शन में जो टेम्परेचर चेंज होता है। समझ में आ गया? क्लियर सबको?
तो हम लोग ने अभी आपको जो केमिकल रिएक्शन के अंदर में चेंजेस हम लोग देखे, 4 चेंजेस हम लोग मेनली देखे जो हम लोग को पढ़ना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं जिसका नाम है इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूरे केमिस्ट्री में जो अभी पढ़ने वाले टॉपिक, जिसका नाम है बैलेंसिंग द इक्वेशन टॉपिक। कोई भी रिएक्शन आप जब भी लिखिएगा एग्जाम में, अपने कॉपी पे अपने बुक से देखकर या किसी भी रिएक्शन को आप राइट डाउन कीजिएगा, चाहे सैंपल से जब कीजिएगा तो उसमें बैलेंस करके ही लिखना है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में भी रिएक्शंस होते हैं कुछ, उसमें नहीं भी कीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट करके दीजिएगा बैलेंस तो ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन भी बिना बैलेंस का नहीं छोड़ना। जो क्वेश्चन अनबैलेंस है उसको बैलेंस कर देंगे, ऐसा नहीं कि जो बैलेंस है उसको अनबैलेंस कर देना। बहुत सारा ऐसा सवाल आ जाता है बोर्ड क्वेश्चन में कि पहले से बैलेंस है, बच्चा कंफ्यूजन में है कि सर बैलेंस क्या करे, इसको क्या करे, नहीं समझ आ रहा। बैलेंस बैलेंस है, उसको वैसे ही लिख देना है और वही लिख देना आंसर। बैलेंस बैलेंस है तो लिख देंगे बैलेंस द इक्वेशन। समझ में आ गया? तो हम लोग का टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बैलेंसिंग द इक्वेशन। बिना बैलेंस का बच्चा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है? क्लियर? अब देखिए, बैलेंसिंग करने के लिए पहले हम लोग केमिकल का रिएक्शन और इक्वेशन एक लिखते हैं, किसको क्या कहते हैं और कैसे रिएक्शन करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है? इजी से चलते हैं। जैसे कार्बन का रिएक्शन हमने करा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो ये फॉर्म करेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। करेगा कि नहीं करेगा? अगर दूसरा रिएक्शन हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन हम करा दिए क्लोरीन के साथ, तो क्या करेगा? MgCl2 बना देगा। अगर हम तीसरा सोडियम का रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बना देगा, NaCl, है ना? अगर और बात करते हैं हम लोग कि रिएक्शन लिखते हैं, बताएंगे। अगर और रिएक्शन हम लोग देखते हैं जैसे कि पोटासियम का रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दिए, KCl + H2। तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास 4-5 लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ भी और लिखेंगे। इसमें बहुत सारा 4 क्वेश्चन के अंदर में हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन रिएक्शन पहले ही से बैलेंस हो और कोई हो सकता है अनबैलेंस हो। तो सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं अनबैलेंस है, तब ना हम लोग बैलेंस करेंगे। जो बैलेंस होगा उसको कैसे बैलेंस कर दीजिएगा, वही लिख देना। तो इसमें हम लोग देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, एरो के इधर जो आपको दिख रहा है, ये एरो के लेफ्ट साइड में और एरो के जो राइट साइड में आपको कंपाउंड दिख रहा है, ये दोनों एलिमेंट्स है कि नहीं? जब ये आपस में दोनों एलिमेंट रिएक्ट किए तब जाकर क्या बना? एक नया कंपाउंड बना कि नहीं बना? तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो केमिस्ट्री में इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट का मतलब होता है जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अभिक्रिया कर रहा है, मतलब रिएक्शन कर रहा है। समझ में आ गया? और उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा? जो इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद जो बनेगा वही प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है? तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ये कंपाउंड भी है, प्रोडक्ट भी है, और इसको हम लोग रिजल्ट भी कहते हैं। क्लियर? तो हमेशा आपको ये माइंड में रखना है कि जब भी बैलेंस द इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो कंपाउंड और रिएक्टेंट यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को इक्वल करना है। किसको बराबर करना है? प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट को। जितना एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में जितना भी जो एलिमेंट दिखेगा उतना प्रोडक्ट में भी एलिमेंट को बराबर कर देना, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल आपका यहाँ दिया हुआ, जैसे इधर एक कार्बन आपको दिख रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट में एक कार्बन दिख रहा है, यहाँ 2 ऑक्सीजन दे रहा है क्योंकि O के साथ 2 लगा हुआ है, यहाँ भी O के साथ 2 लगा हुआ है, तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन
एक कार्बन एक कार्बन, तो पहला केमिकल रिएक्शन जो लिखा हुआ इक्वेशन वो पहले ही से बैलेंस है, समझा गया। दूसरा पे आते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करते हैं तो MgCl2 बनता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट में भी एक मैग्नीशियम है, क्लोरीन यहाँ पर एक है बट यहाँ दो है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, दो लगा देंगे। क्लियर। इसके बाद आ जाइए, सोडियम के पास और क्लोरीन के पास देखिए, सोडियम यहाँ एक है, क्लोरीन यहाँ दो है, सोडियम यहाँ एक है और क्लोरीन यहाँ कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है ना। जब कंपाउंड सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के संग तो NaCl बनाता है, तो अनबैलेंस की बैलेंस है, अनबैलेंस है तो बैलेंस कर देंगे। यहाँ क्लोरीन दो है तो क्या कर देंगे, यहाँ दो लगा देंगे, तो दो क्लोरीन हो गया, लेकिन सोडियम यहाँ एक है, अब दो लगाने से ये दो हो गया, तो यहाँ भी दो लगा देंगे। क्लियर। यहाँ पर देख लो फिर नेक्स्ट थर्ड में, यहाँ पर पोटासियम एक है। चलिए देखिए अभी हम लोग और रिएक्शन आपको लिखते हैं, बहुत सारा रिएक्शन जिसके बारे में लिखोगे। चलो और भी हम लोग बैलेंस द इक्वेशन करने के लिए इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। बच्चे बैलेंस हम लोग करेंगे, बैलेंस द इक्वेशन जो हम लोग टॉपिक पर है उसमें और रिएक्शन हम लोग देखते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो अभी बताया उससे थोड़ा सा ऊपर। जैसे कि अगर हमारा पहला रिएक्शन का बात करें कि Zn का रिएक्शन अगर हम करा देते हैं H2SO4 के साथ, और ये बनाता क्या है, रिएक्ट करने के बाद बना देगा ZnSO4, और जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा बाहर, ठीक है। दूसरा अगर हम क्वेश्चन बात करते हैं, अगर हम ले लेते हैं आयरन और रिएक्ट करा देते हैं इसको वाटर के साथ, तो रिएक्शन करने के बाद Fe2O3 और H2 बाहर। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, पहले चेक करो कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है, जल्दी से देखो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, पहले चेक करना सीखो, बैलेंस और अनबैलेंस चेक करो। हाँ, तो ऊपर में बैलेंस है और नीचे में अनबैलेंस क्वेश्चन है कि नहीं, तो आपको ये पकड़ में आ गया होगी बैलेंस कैसे करने के लिए अनबैलेंस खोजना पड़ेगा, पहले खोजेगा तब ना बनाने आएगा। तो देखो ऊपर देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट पार्ट में Zn जिंक एक ही है, इधर भी कम प्रोडक्ट में जिंक एक ही है, हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर चार है, इधर भी आप देख रहे हैं ऑक्सीजन चार है, सल्फर एक है, हाइड्रोजन दो है। तो पहले ही से ये कंपाउंड क्या है, ये केमिकल रिएक्शन क्या है, क्या है, ये पहले ही से बैलेंस है। वो नहीं दो उसे खराब होकर, एक और है वहां पे, पेपर लेके मिटा लो ना। हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक और क्वेश्चन हम पहले लिख दे रहे हैं, PCl5 रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, बताएंगे अभी। यहाँ पे देखिए दूसरा अनबैलेंस है कि बैलेंस है, अनबैलेंस है। आयरन यहाँ आपको एक दिख रहा है, यहाँ पे आयरन दो दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन तीन दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन दो है, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस है और आयरन भी अनबैलेंस है। आयरन दो है तो यहाँ पे हम दो लगाएंगे तो आयरन तो बैलेंस हो गया, बट ऑक्सीजन अभी भी अनबैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ तीन है, यहाँ एक है, तो क्या करेंगे, तीन लगाएंगे। तीन अगर लगा देंगे तो ऑक्सीजन तो तीन हो जाएगा, पर 3 2 जा 6, हाइड्रोजन अब 6 हो जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन के आगे यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ पे तीन लगा देंगे, तो क्या हो गया, हमारे पास दूसरा जो अनबैलेंस था पहले से वो क्या हो गया बच्चा, बैलेंस हो गया। ये PCl5 जो होगा, PCl5 जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो बनाएगा क्या कंपाउंड, H3PO4, H3PO4 और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
H3PO4, P से फास्फोरस होता है, Cl से क्लोरीन होता है। क्लियर? चलिए ये बैलेंस है कि अनबैलेंस, जल्दी से चेक कीजिए और बैलेंस कीजिए। फिर सोडियम का रिएक्शन जब करा देंगे, आप लोग लिखते जाइए, बैलेंस करेंगे। सोडियम का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करा दिया जाए, PCl5 प्लस H2O। चौथा नंबर है, अगर सोडियम का रिएक्शन वाटर के संग करा देंगे, सोडियम का रिएक्शन करा देंगे वाटर के साथ तो बना देगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH और प्लस H। तो इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। चलिए देखिए, ये PCl5 का रिएक्शन हमने कराया वाटर के साथ तो H3PO4 प्लस HCl बना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर P एक है यानी फास्फोरस, यहाँ पे भी फास्फोरस एक है, यहाँ पर क्लोरीन 5 है और इधर क्लोरीन बस एक है, तो अनबैलेंस मिल गया ना। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 यहाँ पर है और एक यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 ही उधर 4 है, और ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है कि नहीं? बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो देखिए हम लोग, अगर हाइड्रोजन यहाँ 3 है 4 है और ऑक्सीजन भी 4 है, बट यहाँ ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर 4 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, बट अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया, 4 2 जा 8। यहाँ पर 3 और 1 4 है तो कितना लगा देंगे? 5 लगा देंगे, तो 5 और 3 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 और 4 बराबर हो गया। कौन सा बच गया? यहाँ पर फास्फोरस 1 है, फास्फोरस भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 5 था, यहाँ हमने 5 लगाया तो क्लोरीन भी 5 हो गया। ये हो गया बैलेंस। अनबैलेंस था पहले, अब क्या हो गया? बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सोडियम का रिएक्शन हमने कराया वाटर के साथ तो बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस H2। देखिए तो सोडियम इधर 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 और 1 3 दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। तो अब क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए, अनबैलेंस है ना। कहाँ? यहाँ 2 लगा दें, 2 लगा दिए, 2 लगाने से सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 2 दोनों 4। यहाँ पर भी क्या करेंगे? क्लियर? हो गया बैलेंस? नहीं समझा तुमको? बना के बैठा हुआ। तो हम लोग, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बैलेंस द इक्वेशन किस प्रकार से करते हैं। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के बराबर किया जाता है, जितने भी एलिमेंट रिएक्टेंट पार्ट में दिखेंगे उतना प्रोडक्ट में हम लोग को कर देना है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? और हमेशा माइंड में रखना है कि जो केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं वो हमेशा बैलेंस करके लिखेंगे, चाहे केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर पढ़े। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो पहला पढ़े वो, सेकंड मेटल नॉन मेटल जो पढ़े, एसिड बेस सॉल्ट उसमें भी, या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चारों चैप्टर पढ़िएगा, चारों में बैलेंस करके ही हमेशा लिखना है। क्या बैलेंस करके लिखना है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख लो, वहां है विषय पे देखो। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब बच्चा हम लोग टाइप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का, तो टोटल हम लोग
7 टाइप हम लोग केमिकल रिएक्शन का पढ़ेंगे। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? बोलो। हाँ, चलिए देखिए, तो हम एक एक करके आपका नाम लिखते जा रहे हैं और एक एक करके उसका डिफिनेशन लिखेंगे और साथ ही साथ उसमें जितने भी रिएक्शंस होंगे किस तरीके से वो देखिएगा। तो सबसे पहला टाइप नंबर 7 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चा, जिसमें पहला नंबर जिसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम बात करते हैं तो इसका क्या होता है? 2 और मोर एलिमेंट, 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट react together to form single compound। 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर एलिमेंट्स, या फिर हम जब रिएक्ट करते हैं और उससे जब कोई सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, समझ में आ गया? अब आप इसमें एग्जाम्पल का अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखिए। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, हाइड्रोजन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराएं तो H2O बन गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अगर बात करते हैं दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन इसके साथ करते हैं तो CaCO3 का फॉर्म करता है। कार्बन का अगर हम रिएक्शन कराते हैं कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के संग तो CO2 का फॉर्म करता है। यहाँ सभी जगह कॉम्बिनेशन रिएक्शन वर्क करेगा। क्लियर? और भी बहुत सारा रिएक्शन है। सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएगा तो सोडियम क्लोराइड बना देगा। इट्स ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें आप सब जब भी आप लिखिएगा बच्चा कोई भी रिएक्शन, चाहे कॉम्बिनेशन का हो या और भी जो आगे हम पढ़ेंगे, सब बैलेंस करके, सारा बैलेंस करके लिखेंगे। क्लियर? टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में हमारा आ जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? दोज टाइप ऑफ रिएक्शन, those type of reaction a compound is split into simple elements or compound। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? जो कंपाउंड बना हुआ है उसको वो स्प्लिट कर देगा और स्प्लिट करके उसको सिंपल में ब्रेक कर देगा। जो पहले से कंपाउंड बना है एलिमेंट के मिक्स होने से, उसको वो तोड़कर स्प्लिट कर देगा। इट्स कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट काम करता है डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन का अपोजिट काम करता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि वाटर अगर हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी कि बना था, अगर आप इस डिकम्पोजिशन करा दीजिएगा तो ये टूट कर क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड था वो एलिमेंट्स में टूट कर
स्प्लिट होकर सिंपल बन गया। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम बात करें, डिकम्पोज कराएंगे तो CaO प्लस CO2 और H2O का फॉर्मेशन, ये ब्रेक करके क्या करेगा, एक नए स्प्लिट करके सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर और देख लें KClO3, इसका डिकम्पोजिशन करा दीजिएगा तो KCl बनेगा, साथ में O2 बनेगा। ये सारा हमारा ब्रेक करने के बाद, स्प्लिट करने के बाद सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। हो गया आप सभी का। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर जो रिएक्शन है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है बच्चा। इसमें डिफिनेशन लिखिएगा, those reaction in which लिख लिया, लिखना उसके बाद those reaction in which one elements take place, the position or take place one elements लिख लिया, और पोजीशन प्लेस ऑफ वन एलिमेंट प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, दूसरे के साथ रिएक्ट करने के समय एक एलिमेंट को वो डिस्प्लेस कर देगा और उसके जगह पर वो अपना रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर लेगा नए कंपाउंड को। ऐसे कंपाउंड को और ऐसे डिस्प्लेस करने वाले रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करते हैं, Zn के साथ रिएक्शन करा दिए FeSO4 का, तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जिंक है, इसलिए जिंक क्या करेगा, आयरन को बाहर कर देगा। अब आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में यहाँ पर पहले FeSO4 था और Zn ने क्या किया, SO4 के साथ मिलके ZnSO4 बना दिया और जो ये Fe था साथ में उसको डिस्प्लेस कर दिया। यानी एक एलिमेंट क्या किया, इस कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को हटा दिया, उस जगह को कैप्चर कर लिया। ये हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट्स किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो आपका दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। क्या हुआ बोलो? जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान का बात करते हैं, कोई पावरफुल पर्सन हो और कोई गरीब आदमी हो, तो आपको पता है कि पावरफुल पर्सन जो है
वो उसके जगह को छीन सकता है। किसके जगह को? पावरफुल पर्सन, गरीब पर्सन का। होता है ना ऐसा, आप बहुत सारे फिल्म के अंदर में या डे टू डे लाइफ में भी कुछ ऐसा सुनने को या देखने को मिला होगा जिसके अंदर में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही हमारे भारत के अंदर में टेररिस्ट अटैक हुआ ना, आतंकवादी हमला हुआ। कहाँ पे हमला हुआ? पहलगांव में, जो कश्मीर में पड़ता है। तो पहलगांव में जो आतंकवादियों के द्वारा 26 लोगों को उसके धर्म को पूछकर, उसका पतलून को खोलकर और चेक करने के बाद उनको आतंकवादी के द्वारा उन लोगों को मारा गया। धर्म पूछने के बाद मारा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया। साथ ही साथ उनके उस पे भी उसको शक हुआ, उन आतंकवादी को। तब उन्होंने उनके कमीज को भी उतारकर और चेक किया और तब जाकर उनको गोली मार दिया। और वो सारे आदमी जो थे ना, उसमें कुछ ऑफिसर्स लोग भी थे और कुछ कॉमन पीपल्स थे। तो आपको पता है कि कॉमन पीपल जो होते हैं, एक जो ट्रेंड जो पर्सन है, उनसे फाइट करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वहाँ भी देखें कि कुछ जो आपत्तिजनक वहाँ पे हुआ, जो हमारे देश के लिए बहुत ही, एक बोल सकते हैं ऐसा टाइम है, डिफ़िकल्ट टाइम है। और पूरे 140 करोड़ आबादी जो हमारे भारत देश की है, पूरे हिंदुस्तानी लोग इस तरीके के घटना से बहुत ज़्यादा आक्रोश भी हैं और साथ ही साथ बहुत ही उन लोगों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं जिनके घरों में मातम छाया हुआ है। किसी के घर में आप देखें जो 26 लोगों की आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, जो हमारे देश के आम नागरिक जो शहीद हुए अपने देश के लिए, और उनके बहुत सारे, उनके फैमिली में किन्हीं का तो उनका शादी हुआ था 16 या 17 अप्रैल को, और उनका 21-22 को अप्रैल का ये ऐसा घटना हुआ। एक तो ऐसा उसमें इंसान थे कि जो उसका अगले दिन जन्मदिन था और उसको भी इस घटना में मौत मिल गया। तो बहुत सारे घर में जो खुशी का माहौल था कुछ दिन पहले, उनके घर में मातम छा गया और बहुत ऐसे घर के परिवार के नौजवान लड़के, उनके घर के सपूत इस घटना में इस धरती माता, भारत माता के लिए शहीद हुए। तो हम लोग यही एक संदेश देंगे कि अपने भारत सरकार को, कि जो भी ये करने वाले आतंकवादी है, जिन्होंने हमारे धर्म को पूछकर टारगेट करके और मारा गया, उनको इतने दर्दनाक और इतने खतरनाक मौत दिया जाए कि कोई भी दूसरा देश के जो आतंकवादी हम लोग के ऊपर में इस प्रकार के भारत के आम नागरिकों पर दूसरे अगली बार करने से पहले सोचे। और भारत के उम्र बच्चा आतंकवादी का जो हमला है ना, पहले से बहुत बार, इस बार जो है उससे पहले बहुत बार हुआ। 26/11 हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ जिसमें 44 हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हुए थे, है ना। तो ऐसा आतंकवादी हमला भारत के पार्टीशन के बाद बहुत बार हुआ है। ठीक है, और तो हम लोग अपने सरकार का पूरा सपोर्ट में है। सारे भारत के अंदर में जो अपोजिशन पार्टी है वो भी साथ दे रहे हैं, और सारे लोग मिलकर इस आतंकवादी को, इस आतंकवादी संगठन और आतंकवादी बनाने वाले जो मेन जो उसका जड़ है, भारत सरकार से यही अनुरोध करेंगे, पूरे 140 करोड़ हम लोग भारतीय, उसको जड़ से खत्म किया जाए। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग अब तीसरा टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा नंबर हम लोग देखेंगे जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था,
बट डबल डिस्प्लेसमेंट में एक साथ कंपाउंड के अंदर में दो डिस्प्लेसमेंट होगा, दो एलिमेंट दूसरे दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन देखे थे, वन एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट, यहाँ पर टू एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे डबल जो एलिमेंट होंगे दूसरे उसको डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग रिएक्शंस देखते हैं। जैसे रिएक्शन अगर बात करें AgNO3, एक कंपाउंड हम ले रहे हैं एक समझाने के लिए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसका रिएक्शन हम करा दिए सोडियम क्लोराइड के साथ, और इसमें कौन सा रिएक्शन काम कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा तो AgNO3 में जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ मिलकर AgCl2 बना देगा, और साथ में NO3 जो है सोडियम के साथ मिलके NaNO3 बना देगा। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर में कि डबल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट एक बार में ही हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन यहां पर एक साथ हो रहा है। सिल्वर ने क्या किया, सोडियम को यहां से हटा दिया और क्लोरीन को लेकर एक नया कंपाउंड तैयार कर दिया, और जो नाइट्रोजन यहाँ पर NO3 था वो सोडियम के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बना दिया। तो इस रिएक्शन में हमेशा याद रखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होगा तो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के बीच में होगा, इसमें कभी भी कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे, मतलब सिंगल एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा और उसके एलिमेंट को एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर हो गया। और भी एक रिएक्शन आप देख लो, दूसरा रिएक्शन का अगर हम बात करते हैं CuSO4 का रिएक्शन, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर हम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं तो ये बनाएगा CuS, कॉपर सल्फाइड बना देगा, CuS कॉपर सल्फाइड, साथ ही साथ ये बनाएगा H2SO4। तो दिस रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट। बच्चा जो भी रिएक्शन लिखेंगे सब बैलेंस करके आप अपने H2S है, 5 नहीं बच्चा, है 5 लिख देखिए, H2S S 5 नहीं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम होता है, H2S इसका नाम है कॉपर सल्फेट। ये जो बना है कॉपर सल्फाइड और ये जो बना H2SO4 एसिड। कंप्लीट हो गया, सब लिख लिए। ए निखिल जाओ पानी बुआ, जाने सिर घूम रहा है ना, तुम देखो अब मेरे हम मोटिवेट करती है, मेरा डीमोटिवेट कर देना। चक्कर से क्या मतलब, तो भूख लग गया, जा चलिए कचरी खा गया। नींद पूरा नहीं ना हुआ है, नींद पूरा इसलिए नहीं हुआ ना कि मेरे घर में ये है ना, जो एक तो है मेरा कुत्ता लेब्राडॉग, और पता है कि गर्मी के दिन में डॉग लोग को कितना गर्मी लगता है, इंसान से ज्यादा लगता है, नहीं लगता है। अब वो क्या कर रहा है, अब हम जैसे कूलर चला के सोए हुए, वो आएगा कूलर के आगे खड़ा हो जाएगा, वो मैं मुंह घुसा लेता है इसे, अब वो हवा खाता है। अब भाई छोटा इतनी उसे पाले, उसको भगा नहीं सकते, बाल बच्चा की तरह है, अब भगाएंगे तक हम आएगा मेरे ही पे, समझ में आ गया। और भगा देगा क्या करेगा, गेट खोल देगा बार बार,
और नहीं उसको गेट खोले तो गेट पिटता है पूरा, आदमी की तरह डम डम पिटता है। तो गेट बंद करके सो जाएंगे तो ठीक है, गेट बंद करके सो जाएंगे तो क्या करेगा, ऊपर आदमी की तरह पिटता है, गेट खोलो, सिर पटकेगा, हाथ से मारेगा, भोंकने लगता है, और भोंकेगा तो पूरा घर मोहल्ला उठा देगा। और उसके कारण छोड़े रहते हैं उसको कि भाई अब बार बार वो बाहर जाए, बिलाई कभी आए घर में, ऊपर से उतरता है छत से तो कभी बिलाई भगा में जाए, आ जाए तो पूरा भोंके तो नींद टूट जाए, आधा घंटा सोए, आधा घंटा बाद फिर उठे। बिलाई अभी 2-3 को नया बिलाई आ गया घर उधर, आओ एक 2 बिलाई जो है ना उससे दोस्ती कर ले मेरा कुत्ता। हाँ, तो खाना जब उसको देंगे ना खाए रात में तो क्या करेगा, वो थोड़ा सा खाना बचा के छोड़ देता है, उसका दोस्त बिलाया के खाता है पूरा, समझा। रोज ऐसे आदत है, हम लोग छोटे जाने तो भाई दोस्त है बिलाई कुत्ता का, लेकिन 2-3 को बिलाई नया आया है और बिलाया ना तो उसको छुए भी नहीं देता है और दौड़ाइले रहता है छत्ता तक, समझ गया। तो इसी में नींद आते, नींद यही में नहीं सोए ना, हम सोए ना, वाइफ सोए ना, बेटी, अब बेटी जो आओ बिलाई देखता माओ माओ कर ले, तो वो आओ नहीं सोने दे रही है, वो फिर जग जाती है बेटी बेटी, तो फिर चलिए अभी हम लोग टॉपिक नंबर 5 और 6 एक साथ देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो पहला हम लोग अभी 5वां नंबर जो हम लोग को पढ़ना है, 5 नंबर जो रिएक्शन पढ़ना है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अरे भूल जाते कभी कभी। दिमाग में बहुत कुछ घूमता है ना, तब देखो बच्चा, ओए देख, तो आप लोग का 5वां और ये है 6ठा रिएक्शन। 6ठा नंबर का नाम है रिडक्शन और 5 नंबर का नाम है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ आप देखिएगा। और आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है क्रोजन, रेंसिडिटी ऑफ फूड, वो दोनों ऑक्सीडेशन के ऊपर डिपेंड होगा। तो पहले दिमाग में ये बैठा लेना है कि ऑक्सीडेशन को अच्छे से देखना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या और रिडक्शन, इसमें बच्चा 2 पॉइंट आप याद कर लेना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या डिफिनेशन याद यही लिख देंगे इंग्लिश में। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिडक्शन का 2 पॉइंट, तो इसमें होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी इसमें आप देख सकते हो जो ऑक्सीडेशन में जो कैटेगरी यानी कि जो प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है उसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन है, और रिडक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडेशन में अपोजिट है। यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है बट इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हो गया ना अपोजिट एक दूसरे का। इसमें रिमूवल हाइड्रोजन का हो रहा है बट इसमें एडिशन हाइड्रोजन का हो रहा है। तो रिडक्शन जो होता है अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन जो होगा अपोजिट होगा रिडक्शन का। और इसमें हम लोग रिएक्शंस में क्या देखते हैं, देखिए रिएक्शन के मदद से, जैसे कि अगर हम रिएक्शन ले लिए ZnO, जिंक ऑक्साइड, ZnO, और रिएक्शन हमने Zn को करा दिया किसके साथ, Zn का रिएक्शन हमने करा दिया एक एलिमेंट जिसका नाम है कार्बन। ये हमारा दोनों इसमें बताएंगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक ही साथ। तो ZnO का रिएक्शन हमने करवा दिया कार्बन गैस के साथ, तो बना दिया क्या, बनाया Zn प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ना एक ऑक्सीजन है बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन ऑक्साइड CO। अब आप इसमें देख सकते हो जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन था, लिखना नहीं कोई, यहाँ बोर्ड पर लिख लेना एक ही बात, जिंक के साथ ऑक्सीजन है ना यहाँ। तो जब आप जिंक ऑक्साइड कैसे बना, जिंक का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है
तब ZnO जिंक ऑक्साइड बना। क्लियर? तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना, यहाँ ऑक्सीजन ऐड है पहले से। कार्बन तो सिंगल एलिमेंट है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, बट यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया। तो हमने अभी क्या बताया था, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जहां से ऑक्सीजन हटेगा उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पर जिंक मौजूद है, बट यहाँ पे जब कंपाउंड के साथ प्रोडक्ट में देख रहे हैं तो क्या जिंक के साथ ऑक्सीजन है, नहीं ना है। तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिला, रिमूवल ऑफ O2 हो रहा है बच्चा यहाँ। रिमूवल ऑफ O2 क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ O2 नहीं ना आया, अलग कंपाउंड है ना वो, प्लस लिखा हो ना बीच पे, हाँ वही तो फर्क है। अब देखो कार्बन में यहाँ पे देख रहे हो कोई ऑक्सीजन है लगा हुआ, नहीं है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर? और देखिए अगर कॉपर के साथ में रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हमने करा दिया, किसके साथ, कॉपर का रिएक्शन हमने करा दिया, किसके साथ करा दिए जी, रिएक्शन नहीं दिया हुआ, करा देंगे किसी के साथ, किसके साथ करा दें बोलो, कोई सुंदर हीरोइन है सेलिब्रिटी, उसके संग करा देते हैं। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कोई सुंदर विश्व सुंदरी से करा देते हैं। हाँ, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा देंगे। पीरियोडिक टेबल के अंदर में सबसे सुंदर यही है क्या, इसलिए नंबर 1 पे होता है ना। तब तुम कौन सेलिब्रिटी वाला सुंदर, कैटरीना कैफ सोच रहा है क्या, नहीं ना जी। अरे एलिमेंट का सबसे सुंदर नंबर 1 पे वही ना सुंदर है। तो कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के संग कराने पर क्या होगा, कॉपर से हाइड्रोजन हट जाएगा, कॉपर अकेला बचेगा और H2O वाटर बना देगा, H+O2। देखिए यहाँ पर भी कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बट प्रोडक्ट में देखें तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन गायब हो गया, और हाइड्रोजन के साथ कुछ है नहीं ना, अकेला था। बट यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो EH के संग ये बना, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, और यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, बढ़िया से पढ़ो। खाली 2 ही पॉइंट पे देखेगा, 4 पॉइंट लिखवाए, चारों पे सोचना है। जो पहला 2 तो देखो, पहला जो रिएक्शन है ना उसमें 4 पॉइंट में 2 ही पे बताए, और जो दूसरा रिएक्शन है ना उसमें भी 2 पॉइंट जो बचा था उसमें बताए। उसमें बताए ऊपर ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूविंग अलग अलग, और रिएक्शन बता दे। कोई दिक्कत नहीं, बहुत वीडियो उसमें कटेगा। कम हो जाएगा, बहुत सारा बकवास की तो लिख लिया।
पुलवामा अटैक कहाँ करा रहा है? पुलवामा अटैक कब? पहले, बहुत पहले हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चा, हम लोग को 3 टॉपिक और देखना है। पहला टॉपिक अभी अभी जो जानेंगे जिसका नाम है कंबंशन रिएक्शन। तो देखिए अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए, बता रहे, इसके बाद 2 और है, टाइप में नहीं है। हाँ तो 7 को एक रिडॉक्स नहीं है। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पर देखे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्लियर हो गया, जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखिए बच्चा, जहां पर जिस भी रिएक्शंस में, जिस भी केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, क्या हो? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ काम करे एक ही रिएक्शन में, उस रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन ये 7 नंबर टाइप से हमारा, जिस जगह पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ काम करे, इट्स कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ काम करे। तो इस रिएक्शंस में आप देख सकते हो बच्चा, यहाँ पे नीचे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था तो रिडक्शन प्रोसेस काम किया, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो ऑक्सीडेशन काम किया। तो इस एक ही केमिकल इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। और नीचे का रिएक्शन जो है इट ऑल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज its oxidation and reduction are both occur in same reaction. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट तो हम लोग को पॉइंट पढ़ना है, इसका नाम है कंबंशन रिएक्शन। तो बच्चे ध्यान देंगे कि कंबंशन रिएक्शन होता क्या है। कंबंशन का मतलब होता है दहन, सीधा साफ समझ लो। दहन का मतलब किसी चीज को जला देंगे। जब किसी भी चीज को जला देंगे तो वो जलकर दहन हो जाएगा कि नहीं? तो जलाने की जो प्रोसेस है, एनीथिंग कैन बी बर्न, इट्स कॉल्ड अ कंबंशन। क्लियर? मैथ पढ़ लिया क्या? आज समझ में आया? नहीं आया? बैठो ना 5 मिनट, खोल दो गेट, खोल। जो भी चीज हम लोग जलाते हैं उसको जलाने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन जिस जगह पर मौजूद होगा और आप उस चीजों को जलाने की कोशिश करिएगा तब वो जल पाएगा। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, उदाहरण के लिए, कि अगर किसी जगह है, एक कमरा है जिसमें किसी भी प्रकार का एयर नहीं है, वैक्यूम जगह है, और वहां पे हम आपको पेट्रोल, डीजल और लकड़ी दे देते हैं, माचिस भी दे देते हैं, लेकिन पूरा स्पेस वैक्यूम है, विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एनी गैसेस, बिना कोई गैस का वो जगह। अगर आप माचिस जलाइएगा तब ना पेट्रोल में आग लगेगा, माचिस ही नहीं जलेगा। इससे क्या पता चला? लाइटर भी नहीं जलेगा। इससे क्या पता चला कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगता है। बेवकूफ के जैसा सवाल नहीं कर रहे हैं हम, करें माचिस नहीं करें तो बम फोड़ देंगे, आग लगा देंगे। अनु मलिक हो रहा है। अनु मलिक को जानते हो? एक है ना सिंगर इंडिया, अनु मलिक, आग लगा देंगे करते रहते हैं। तो वो लाइन नहीं है, वैक्यूम में आग नहीं लगता है। और आग लगने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन वहां होना चाहिए। है?
ना। समझ में आ गया? अब देखो, तो कंबंशन रिएक्शन क्या होता है, क्लियर हुआ? जहां पे ऑक्सीजन मौजूद होगा, यानी जिस चीज में ऑक्सीजन जुड़ेगा वहीं पे कंबंशन होगा। तो अब इसके पहले हम क्या पढ़े थे? रिएक्शन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल ऑक्सीडेशन। तो कंबंशन रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर काम करता है, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारा कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कंबंशन करता हो, कंबंशन के मदद से होता, बता रहे। जैसे अगर मान लीजिए CH4 ये मीथेन गैस है, इसका रिएक्शन करा दीजिएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना देगा? CO2 साथ साथ H2O का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं C4H10, C4H10 का मतलब होता है ब्यूटेन, जो हमारे LPG गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घर पे आपका आ रहा है, हाँ हाँ, LPG गैस जिसपे हम लोग घर में भोजन बनाते हैं, वो गैस का ये फार्मूला है। इसके साथ दो गैस और होता है, इथेन और प्रोपेन, बट हमारा यही मेनली है। इसका भी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करा दीजिएगा तो ये भी क्या बना देगा? ये भी CO2 और H2O बना देगा। क्या बना देगा? CO2 और H2O बना देगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये सारा रिएक्शन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है ना बच्चा, तो ऑक्सीजन आ रहा है, इसी को बोलते हैं कंबंशन रिएक्शन, जो किसी भी चीज को जलाने में मदद करेगा और जलाने के बाद उस टूट के अलग हो जाएगा। जैसे आप लकड़ी जलाए होंगे, ठंड का दिन अभी बीता है, अभी तो बहुत गर्मी चल रहा है 40 डिग्री, पर कुछ दिन पहले 3 महीना 2 महीना पहले बहुत ठंड था, तो आग जलाया जाता है। आग बॉडी को गर्म रखने के लिए लकड़ी जलाते हैं, कागज जलाते हैं। तो जब जलाते होंगे तो देखते होंगे जलने के बाद उसमें कार्बन बच जाता है ना। तो जलेगा कैसे? जब तक ऑक्सीजन वहाँ नहीं है, जब तक नहीं जलेगा। तो कंबंशन रिएक्शन होकर ही लकड़ी जलता है, कागज जलता है, और जितने भी चीज जलाते हैं, यहाँ तक आदमी मरने के बाद जो डेड बॉडी जलाया जाता है वो भी कंबंशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा। समझ में आ गया? क्लियर? जल्दी बोलो। इसके बाद देखिए बच्चा, एक टॉपिक डिफिनेशन इसका हो जाएगा कंबंशन रिएक्शन का। कुछ भी जब जलाते हैं तो कंबंशन रिएक्शन, दोज टाइप ऑफ रिएक्शन to addition of oxygen and burnt the substance is called combination reaction। इसके बाद देखो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट, अब बाद में बोलेंगे, रेंसिडिटी ऑफ फूड। बता देंगे सर। रेंसिडिटी ऑफ फूड, रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो रेंसिडिटी ऑफ फूड होता क्या है? रेंसिडिटी का मतलब होता है बच्चा दुर्गंध। क्या होता है रेंसिडिटी का मतलब? दुर्गंध। जब भी किसी भी भोजन में महक चालू हो जाए, अच्छा वाला स्मेल नहीं, दुर्गंध वाला, तो क्या हो जाएगा? उसको टॉपिक को, ये जो टॉपिक पर है इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। जैसे कि गर्मी के दिनों में रेंसिडिटी प्रोसेस ज्यादा काम करता है। रात में अगर मान लो कुछ बना, सब्जी बना या कुछ बना, सुबह होते होते गर्मी में वो खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? सोर टेस्ट हो जाएगा, SOUR, सोर टेस्ट, खट्टा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? अगर तो कैसा टेस्ट हो जाएगा सोर? तो क्या हो गया? पहले तो रात में बढ़िया 8 घंटा पहले अच्छा सब्जी था, फिर खट्टापन कैसे आ गया? तो उसमें बच्चा ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस जगह पर भी काम करने लगा। देखिए, जब भी रेंसिडिटी ऑफ फूड होता है तो उसमें भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस काम करता है। किसी भी भोजन को खराब करने में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि अभी बताया ना, कोई भी चीज खराब हो गया खाने वाला तो उसमें ऑक्सीजन आ गया। और एग्जांपल देख लो, जैसे कि आप चिप्स के पैकेट में देखते हैं कि गैस भरा होता है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं भरा होता है, उसमें कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस भरा होता है।
ठीक है, कौन सा गैस? तो वो गैस क्या करता है? हमारे भोजन को प्रिजर्व करता है। ऐसा गैस है जो खाने को बचाता है। बट ऑक्सीजन जब उस जगह पर चला जाएगा, उस पैकेट से गैस निकल जाए, पैकेट में गैस नहीं होता, देखिएगा वो चिप्स या कुरकुरे या जो भी पैकेट में, वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। अपने भाषा में बोलते हैं उसको मेहा जाना, है ना, लुचपुच टाइप हो जाएगा। तो क्या हो गया? उस फूड को फिर नहीं खाना चाहिए, फूड में रेंसिडिटी आ गया। ठीक है, रेंसिडिटी हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग के लिए बहुत खराब होता है। जितना ज्यादा जिस भोजन में रेंसिडिटी आएगा, वो भोजन खाइएगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, अनडाइजेशन हो जाएगा, वोमिटिंग करा देगा या लूज मोशन कर देगा, पेट में गुरगुर गुरु करने चालू कर देगा। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो रेंसिडिटी के ही कारण होता है। क्लियर? तो रेंसिडिटी हमारा जो होता है वो मेनली फूड पर काम करता है। कोई भी फूड को खराब करना रेंसिडिटी कहलाता है। बाजार के अंदर में जब भी कोई ऑयल में तला हुआ चीज आप खाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि तला हुआ जिसमें तेल से निकल रहा है वो तेल काला नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा तेल काला होगा उतना ज्यादा उसमें रेंसिडिटी फूड में आएगा, और उस फूड को खाने से आपका लीवर, आपका दूसरा जो ऑर्गन है बॉडी का, वो डैमेज हो सकता है। समझ में आ गया? या आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज कर देगा। क्लियर? तो रेंसिडिटी वाला फूड हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। क्लियर? रेंसिडिटी का जो फूड होता है, जैसे अगर मान लीजिए बाजार में गए समोसा लाने, आज समोसा खाने, भूख लगा जोर से, तो समोसा गए खाने के लिए, देखे वहां पर उसका जो तेल है जिसमें छान रहा है समोसा, बहुत ज्यादा काला है, ब्लैक हो चुका है, क्योंकि एक ही तेल का उपयोग वो 2-3-4 दिन से लगातार कर रहा है, तो उसमें रेंसिडिटी बहुत होगा। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए हम लोग को इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है क्रोजन, या सीधा सा समझ सकते हैं रस्टिंग ऑफ मेटल। किसी मेटल को जब खराब किया जाता है उसको केमिस्ट्री के भाषा में हम लोग क्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? क्रोजन। तो क्रोजन का डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, पहले लिखना, द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो eating, the chemical process of slow eating up of the surface of certain metal is called corrosion. क्लियर? क्या बोलिए? स्लो ईटिंग, EATING, ईटिंग। वो ऐसे ही लिखा जाए। स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस, केप्ट इन भी होता है ऐसे, केप्ट इन। जब किसी मेटल के चीजों को आप ओपनली बाहर में एनवायरमेंट में ओपन छोड़ दीजिएगा कुछ समयों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तब क्या होता है? वो उस मेटल को बाहर के एनवायरमेंट के कारण, प्रोसेस के कारण वो खराब होने लगता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्रोजन या रस्टिंग ऑफ मेटल बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल में अगर बात बोलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में, अगर आयरन, जैसे कि छत के ऊपर में जो पिलर बना होता है, तो सभी के घर में, जिसका भी घर बना हुआ है, ऊपर में पिलर में ऐसा 2-3 या 4 छड़ निकला होता है। जब बरसात, रेनी सीजन आता है
तो ये जो आयरन आप देख रहे हैं इसमें ब्राउन कलर का लेयर जम जाता है, जमता है ना। क्यों? क्योंकि इस आयरन के साथ में रेनी सीजन में वाटर आया, अब वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस किया और ये क्या करेगा, इसके ऊपर में आयरन के ऊपर Fe2O3 जंग लगाना चालू कर दिया। और आप सभी को पता है जब लोहा के ऊपर में जंग लगेगा तो लोहा धीरे धीरे खराब हो जाएगा, होगा ना, तुरंत नहीं खराब होता है, टाइम लगता है, ठीक है, और धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो क्रोजन में काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सिल्वर का बात करें, एक रिएक्शन लिख लीजिए। हाँ, अगर हम बात करते हैं सिल्वर का, एक कंबंशन रिएक्शन में सिल्वर Ag2S का रिएक्शन अगर मान लीजिए H2O के साथ होगा या H2O2 के साथ करेंगे, तो ये रिएक्शन करके इस चीजों को भी खराब करता है, जो सिल्वर है उसको खराब कर देगा और उसके ऊपर बना देगा Ag2SO2। क्या बना देगा, Ag2SO2 नहीं बच्चा, SO4 बना देगा। ये भी हमारा सिल्वर के ऊपर में क्रोजन का काम हो रहा है, ठीक है, जिस कारण से ये खराब हो रहा है। जो भी रिएक्शन लिखेंगे बच्चा सब बैलेंस करके, इट्स कॉल, ये देख रहे हैं जो आप, वो सारा का सारा हमारा क्रोजन का ये नीचे लिखा हुआ रिएक्शन है, ठीक है। तो आपका ये हम लोग चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसमें सारे टॉपिक को हम लोग ने इसमें डिस्कस कर दिया। आप आगे इस चैप्टर के अंदर से आया हुआ जितने भी क्वेश्चंस है जो प्रीवियस 5 इयर्स में बोर्ड क्वेश्चंस में आ गया हो, वो सारे क्वेश्चन को एक और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से आया है, क्लियर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त और 10th में जो गए हुए अपने भाई बहन हैं उनको इस वीडियो को शेयर करें। और जो भी बच्चे ऑफलाइन अपना कोचिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो दिए गए एड्रेस है उस पे आकर ऑफिस में कांटेक्ट करें। थैंक यू।